आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम सुरक्षा के तहत सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग सुरक्षा के पारंपरिक धारणा को देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो पारंपरिक धारणा है उसमें जो मुख्य जो खतरा का स्रोत होता है वो बाहरी देश से सैन्य खतरे के रूप में होता है। लेकिन जो अपारंपरिक धारणा है ये पारंपरिक धारणा के कुछ विपरीत है। इन चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। आइए तो आरंभ करते हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के तहत राज्य को बाहरी सैन्य हमलों से सुरक्षित रखना मुख्य माना जाता था, परंतु समकालीन विश्व में सुरक्षा केवल सैनिक खतरों तक सीमित नहीं रही है। ऐसे अनेक खतरे हैं जो कि मानव समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने के अलावे खतरे को भी शामिल किया गया है। इसी को सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा कहते हैं। यानी कि इसमें हम सिर्फ सैन्य खतरा को ही नहीं देखते हैं, हम इसमें ऐसे खतरा को भी शामिल करते हैं जैसे कि मानवीय समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के द्वारा जो है प्रभाव पड़ता है मानव के समाज के ऊपर में, और जो मानवीय अस्तित्व इससे प्रभावित होता है, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को जो है मानव रक्षा अथवा विश्व रक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका केंद्र राज्य नहीं बल्कि व्यक्ति होता है और समाज होता है। इसलिए सुरक्षा का जो अपारंपरिक धारणा है इसको अधिक महत्व जो है प्रदान किया जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा और शरणार्थी संकट जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो सर्वप्रथम हम मानव सुरक्षा की बात करते हैं। दुनिया की लगभग 20% आबादी जो है गरीबी में रहती है। सर्वाधिक साउथ एशिया में और जो अफ्रीकन कंट्री है उन्हीं देशों में ये गरीब आबादी जो है निवास करती है। 40 मिलियन से अधिक लोग जो है HIV एड्स जैसी बीमारी से गंभीर रूप से प्रभावित है। इसमें सर्वाधिक मरीज जो है अफ्रीकी देश से हैं। भूख, कुपोषण, बेरोजगारी, जन कल्याण सेवाओं की कमी भी एक बड़े खतरे के रूप में उभर कर के सामने आया है। मानवीय गरिमा की सुरक्षा भी मानवीय सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो मानवीय सुरक्षा में अगर हम देखें तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए इसे, तो आप कह सकते हैं कि वो सारे तत्व शामिल होते हैं जिससे कि मानवीय केंद्रीय मूल्य के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि भूखमरी भी शामिल है, गरीबी भी शामिल है, आर्थिक स्थिति भी शामिल है। इसी में आप मानवीय गरिमा भी शामिल कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी शामिल है। तो सारी चीज़ें मानवीय सुरक्षा से संबंधित ही माना गया है। साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य सुरक्षा की अगर हम बात करें तो ये एक वैश्विक सुरक्षा की चुनौती का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा से तात्पर्य है यहाँ पे कि किस प्रकार से वर्तमान समय में जो गंभीर बीमारियाँ हैं वो वैश्विक स्तर पे एक सामूहिक प्रयास के द्वारा ही इसे रोकथाम किया जा सकता है, और ये मानवीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा की तरह है। जैसे आप देखें अगर तो एड्स की बात अगर करें, टीवी की बात करें, जो सार्स वायरस का कोविड-19 के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा कि किस प्रकार से इसका प्रभाव जो है वैश्विक प्रभाव रहा है। तो एक ये सामूहिक खतरे के रूप में भी इसको जाना जाता है, इन सभी बीमारियों को। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो स्वास्थ्य सुरक्षा है ये वर्तमान समय में एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत ही विषमताएं पाई जाती है विश्व के देशों के मध्य में। जैसे कि हमने आर्थिक स्थिति की विषमता देखते हैं, ठीक इसी आधार पे स्वास्थ्य की स्थिति के अंतर्गत भी विषमता पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम पर्यावरणीय सुरक्षा की बात करें तो ये भी एक सामूहिक सुरक्षा का मसला है। वैश्विक तापमान में वृद्धि किसी एक देश के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, और हम सब जानते हैं कि वैश्विक तापमान जो है दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रहा है वैश्विक तापमान में, और इसका जो प्रभाव होगा वो वैश्विक स्तर पर ही प्रभाव पड़ेगा। और ये बात अलग है कि सभी देशों के ऊपर में इसका समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा, और समान प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि
हो सकता है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी। तो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने से जो समुद्र के किनारे जो देश स्थित है उसके ऊपर में जितना प्रभाव पड़ेगा, जो दूर बसे देश है समुद्र से उनके ऊपर में इसके मुकाबले थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव जो है दुनिया के सभी देशों के ऊपर में पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी एक सामूहिक खतरा है और सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। जंगल की बड़े पैमाने पर वर्तमान समय में कटाई की जा रही है उद्योग धंधा लगाने के लिए, ये भी सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मुद्दा है। बाढ़ और सूखे की बढ़ती घटनाएं हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है तो कहीं पे जो है सूखे की मार झेल रहा है किसी क्षेत्र में। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान समय में जलवायु पर परिवर्तन की वजह से कई बार हम देखते हैं कि जो रेगिस्तान जैसे एरिया में भयंकर बारिश होता है और जहाँ पे पहले बाढ़ आता था वहाँ पे आज सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वहाँ पे अकाल पड़ता है। तो इस प्रकार से सारी जो सुरक्षा की जो अवधारणा है इंटरकनेक्टेड है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर हम आर्थिक सुरक्षा की हम बात करें तो विश्व के लगभग 50 जो है अल्प विकसित देश जो है गंभीर आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है वर्तमान समय में, और इसमें से जो अधिकतर देश है वो अफ्रीका के और एशिया के देश हैं जो कि गरीब देश हैं, अल्प विकसित देश हैं। व्यापारिक असमानता और आर्थिक निर्भरता भी अत्यधिक है। अगर हम देखें तो ये आर्थिक निर्भरता के अंतर्गत ये जो अल्प विकसित देश है ये पश्चिम के जो मजबूत विकसित देश की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर में आर्थिक निर्भरता इनका है। साथ ही साथ जो ब्रिटेन वुड्स जो संस्थान है उनके ऊपर में जो है इनका आर्थिक निर्भरता जो है अत्यधिक बना हुआ है। और अगर हम व्यापारिक असमानता की बात करें तो किस प्रकार से व्यापारिक असमानता है देशों के मध्य, ये हम सब जानते हैं। विकसित अगर वो है तो अवश्य ही जो गरीब जो अल्प विकसित देश है उनका जो है शोषण किया जाता है व्यापारिक रूप से इन अल्प विकसित देशों का। तो इस प्रकार की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के महत्वपूर्ण आयाम है ये जो है खतरा जो है। प्रवासन एवं शरणार्थी संकट की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है विश्व के देशों के समक्ष, प्रवासन एवं शरणार्थी संकट। क्योंकि काफ़ी समय ऐसा देखा गया है कि गृह युद्ध की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में अकाल से लोग जो है पलायन एवं सुरक्षा की चुनौतियां पैदा करते हैं, वो पलायन करते हैं अपने देश से। आप अगर देखें 1971 में बांग्लादेश संकट के समय बांग्लादेश से कितने लोग जो है भाग करके इंडिया आ गए थे। ठीक इसी प्रकार से जब श्रीलंका में जब जातीय संघर्ष चल रहा था तो वहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करके आए थे। म्यांमार में जब ऐसे ही रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से पलायन करके आए थे। तो इस प्रकार से देखा गया है कि किस प्रकार से जब किसी भी देश में गृह युद्ध की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो या कहीं की आर्थिक स्थिति खराब हो, अकाल जैसी स्थिति हो तो वहाँ से लोग जो है पलायन करके शरणार्थी का ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। दुनिया में लगभग 22 मिलियन शरणार्थी वर्तमान समय में है और शरणार्थी को वर्तमान समय में कोई भी देश जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, अपने देश के ऊपर में बोझ की तरह शरणार्थी को देखता है। आखिरकार शरणार्थी भी एक मानव समाज के ही लोग होते हैं, तो इसलिए बार बार उनके अधिकार के ऊपर में सवाल उठाया जाता है कि क्या उनके पास में ये मानव अधिकार नहीं है कि वो कहीं पे अपना जीवन जो है सुरक्षित जो है व्यतीत कर सकें। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अफ्रीका और एशिया देश में अगर हम देखें तो शरणार्थी का जो है वहाँ से सर्वाधिक प्रवाह है, यानी कि सर्वाधिक शरणार्थी जो है ये एशिया के देश और अफ्रीकी देश हैं, यहीं के लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं, सर्वाधिक शरणार्थी के रूप में अन्य देशों में जा रहे हैं। जो विकसित देश है या फिर जो जिन देशों की स्थिति बेहतर है वहाँ पे जो है इन देशों के लोग जो है शरणार्थी के रूप में पलायन कर रहे हैं वहाँ से। अगर हम इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देखें तो आज सुरक्षा की अवधारणा का विस्तार हो चुका है और अब सुरक्षा का अर्थ केवल राज्य की रक्षा नहीं बल्कि मानव समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की सुरक्षा भी है। इसलिए पारंपरिक सुरक्षा 21वीं सदी की वास्तविक चुनौतियों पर आधारित व्यापक अवधारणा है। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, पूरा विस्तार पूर्वक से देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। अब हम इस चैप्टर में एक नेक्स्ट और क्वेश्चन को देखते हैं, सहयोग मूलात्मक सुरक्षा क्या होता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आने वाले खतरे से निपटने के लिए सैन्य शक्ति नहीं बल्कि देशों के विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। सुरक्षा की इसी धारणा को सहयोग मूलात्मक सुरक्षा का नाम दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंतर्गत जो भी खतरे थे वो ऐसे खतरे थे कि
सामूहिक खतरे की तरह थे। को अगर हम आर्थिक खतरे को अगर छोड़ दें, अगर हम आर्थिक खतरे को भी अगर देखें तो ये वैश्विक स्तर पे है, विभिन्नता पैदा करता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य विभिन्नता पैदा करता है। जितनी आर्थिक गरीबी अफ्रीकी देशों में और एशियाई देशों में है, उतनी पश्चिम के देशों में नहीं है। तो ये भी एक सामूहिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से ही इसको भी देखा जाएगा। और अगर हम पर्यावरण की बात करें, शरणार्थी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी सामूहिक सुरक्षा का ही विषय माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी अपारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत जो खतरा के स्रोत है, वो अधिकतर स्रोत ऐसे हैं जो कि सहयोग के रूप में ही इसका जो है निवारण किया जा सकता है। तो यहीं पे ये कॉन्सेप्ट उभर करके आता है कि सहयोग मूलात्मक सुरक्षा क्या है, यानी कि ऐसे खतरा जिससे निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय संगठन, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर विभिन्न देश मिलकर के कार्य करते हैं, तो इसे ही सहयोग मूलात्मक सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। तो इस सहयोग मूलात्मक सुरक्षा के हम कुछ तत्व को देखते हैं और देखते हैं कि इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो सहयोग मूलात्मक सुरक्षा में देश के अतिरिक्त किसके द्वारा जो है इसे प्राप्त किया जा सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, NGO, धार्मिक एवं सामाजिक संगठन, व्यावसायिक संगठन और जानी मानी हस्तियों के द्वारा जो है इस प्रकार की समस्याओं से निपटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अगर हम बात करें तो UNO, WHO, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमने UNO के बारे में विस्तार से चर्चा कर रखा है वीडियो में, आप वो चैप्टर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो WHO है, WHO स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे प्रोग्राम इनके द्वारा चलाया जाता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो आर्थिक नीति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, व्यापारिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और NGO की अगर हम बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस और जो कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा सकता है इन चीज़ों में। इसके बाद में अगर हम देखें तो अगर धार्मिक एवं सामाजिक संगठन की अगर बात किया जाए तो मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसे धार्मिक एवं सामाजिक संगठन भी इस प्रकार के सामूहिक खतरे से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। व्यावसायिक संगठन की अगर हम बात करें, कोई मान लीजिए कि व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस फैमिली है, ये सब भी क्योंकि इनके पास में पैसा है, ये इस प्रकार के सामूहिक खतरे से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है इनके द्वारा। जो है जानी मानी हस्तियों की जो है एक पब्लिक फेस होती है, इनके बातों को लोग मानते हैं, अवेयरनेस फैलता है सोसाइटी में इन चीज़ों से, तो इनके द्वारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाया जा सकता है सहयोग मूलात्मक सुरक्षा को प्राप्त करने में। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा कि सहयोग मूलात्मक सुरक्षा क्या है तथा वो कौन सी खतरे हैं जो कि एक सामूहिक खतरे के रूप में वर्तमान समय विश्व में है। सहयोग मूलात्मक सुरक्षा के अंतर्गत ही उसको हल किया जा सकता है। तो इस प्रकार के ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने देखा, और एक हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम भारतीय कूटनीति के 4 महत्वपूर्ण तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत